एक महिला वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के बेटे से शादी करती है, हिंदुस्तान की बहू बन जाती है और दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे अमीर महिला बन जाती है। ये किसी ने नहीं पूछा भाई कि विदेश की एक महिला इस देश में आती है, शादी करती है, बहू बनती है, प्रधानमंत्री बनने की कोशिश करती है, चेयरपर्सन रहती है, उसके पास आखिर दुनिया की तीसरी अमीर महिला बनने के लिए धन कहां से आया? हमने नहीं पूछा ये बात। लेकिन जम्मू कश्मीर में अगर हिंदुस्तान के किसी राज्य का लड़का शादी कर लेगा तो उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। लेकिन आर्टिकल 35 आगे क्या कहता है, जिसे जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान में जोड़ा गया? वो कहता है कि अगर जम्मू कश्मीर का राज्य जो भारत के कब्जे में है, जो भारत के हिस्से में है, जिसमें भारत की कानून चलता है थोड़ा बहुत, उस राज्य की लड़की पाकिस्तान के लड़के से शादी कर लेगी तो उस पाकिस्तान के लड़के को जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाएगी। यह देश में बताया गया आपको? यह नहीं बताया गया, यह नहीं बताया गया। हम जब ये बोलते हैं कि आतंकवाद क्यों बढ़ रहा है, अलगाववाद क्यों बढ़ रहा है, ये दंगाई मानसिकता क्यों बढ़ रही है, कुछ लोग गजवाए हिंद को क्यों नाफिज करना चाहते हैं, मुझे लगता है शायद गजवाए हिंद के बारे में हिंदी में बता देता हूं। एक डॉक्यूमेंट है धार्मिक, एक डॉक्यूमेंट है धार्मिक, उस डॉक्यूमेंट का नाम है गजवाए हिंद, यानी हिंद पे फतेह। तो दुनिया में जो इंटरप्रिटेशन है कुरान की, जिसे हदीस कहते हैं, वो ये फरमाती है कि जब तक हिंदुस्तान में इस्लामिक राज्य का झंडा या परचम नहीं फहरा जाता पूरे तौर पर, तब तक इस्लाम इनकम्प्लीट है। और ये कोशिशें कितने सालों से चल रही हैं, जिसकी अब रूपरेखा बदल गई है, उनके तरीके बदल गए हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि खतरा यह नहीं है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, खतरा यह है कि क्या यह देश जो 5000 साल की सभ्यता और संस्कृति का वाहक है, इस देश में सेकुलरिज्म इसलिए बरकरार है, इस देश का जो कुल मिलाकर के हम कहें कि रूप बचा हुआ है, वो सिर्फ इसलिए है कि इस देश में नंबर खेल में सिर्फ हिंदू जो हैं वो मेजॉरिटी में हैं। इसलिए लोगों को लगता है कि गजवाए हिंद को कैसे लागू किया जाए, उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसके तरीके ढूंढे जा रहे हैं। मैं बात लौट के 35A पे आता हूं। उस 35A से आगे क्या होता है कि जब ये जम्मू कश्मीर के संविधान में, आईन में, कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया, जोड़ा गया, तो उसमें यह कहा गया कि भाई ये कानून तो हमने बनाया है 14 मई 1954 को, लेकिन हम इसको लागू 1944 से करेंगे। केंद्र की सरकारें, उस वक्त जो सरकार थी उनका साथ कर लीजिए, आपकी मर्जी है, जैसा दिल चाहे कर लीजिए। 1944 क्यों डेट बनाई गई? कहा गया कि 1944 से पहले जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर जो आ गया है उसको नागरिकता देंगे, लेकिन 1944 से लेकर 47-48 तक जो आया है उसे राज्य की नागरिकता नहीं मिलेगी। ये टर्म डिक्टेट किए गए उस जमाने की बात कर रहा हूं जब शेख अब्दुल्ला और नेहरू जी आपस में बड़ी गलबैयां करा करते थे। 1944 में तो देश गुलाम था, तो आप संविधान के अंदर किसी डेट के लागू करने की डेट पुरानी कैसे जोड़ सकते हैं? लेकिन दिल्ली की मजबूरियां और दिल्ली की सत्ता पे बैठने वाले लोगों का सियासत के प्रति, सत्ता के प्रति इतना मोह था कि उन्होंने इस बात को दूरदर्शी के अंदाज में नहीं देखा, विजनरी के अंदाज में नहीं देखा कि आखिर इसके इंप्लीकेशन इस देश के क्या होंगे, क्योंकि उनको सिर्फ सत्ता तक अपने आप से इंटरेस्ट था और नहीं था। इसलिए उस धारा को जोड़ने के पीछे की मंशा यह है कि 1944 से पहले तक जितने लोगों को, क्योंकि 1940 के अंदर लाहौर में जो मीनारे पाकिस्तान बनी हुई है, उस जगह पे करारदाते पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के बनने का प्रस्ताव पास हो चुका था 1940 में। उसकी वजह से जिन मुसलमानों को जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान के पास था वो भारत आ चुके थे। 1946, 47, 48 में जब वहां मारकाट मची तो वहां का पंजाबी सिख, हिंदू सिख और हिंदू वहां से जब भागना शुरू हुआ और जब वो भारत आया तो भारत की आजाद सरकार ने, केंद्र की सरकार ने उसकी बात नहीं सुनी, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य में जो सरकार थी वो उन्हीं के दोस्तों की सरकार थी।
और उसके चलते क्या हुआ कि 1947 और 48 तक जो लोग पाकिस्तान से भाग के आए थे उनकी गिनती मात्र 5,500 परिवार थे। वो 5500 परिवार हिंदू पाकिस्तान से भाग के आए और जम्मू कश्मीर आए। लेकिन आप मक्कारी और मुनाफकत देखिए, चोरी देखिए इस देश के अंदर, हिंदू मुस्लिम नाम का फ्रॉड देखिए जो हम 70 साल से सुन रहे हैं। लेकिन ये नेता कभी आपको ये नहीं बताएंगे कि ये गंगा जमुना तहजीब है, ये हिंदू मुस्लिम का भाई भाई का रिश्ता है। लेकिन इस हिंदू मुस्लिम भाई भाई में भाई तो आप रहते हैं, आप तो शुरू से भाई हैं भाई, आप तो दाऊद भाई हैं, आप असलम भाई हैं। लेकिन भाईचारा हमको क्यों बना रखा है आपने? हमें चारे की तरह इस्तेमाल करते हैं आप हिंदू मुस्लिम भाई भाई में। आपने क्या किया? वो 5500 परिवार जब आए तो जम्मू कश्मीर के संविधान में यह कहा गया कि देखिए साहब, हम तो पहले ये पास कर चुके हैं। उसके पीछे सिर्फ मकसद इतना था कि उस वक्त जो लोग वहां से भारत आए थे वो 99 नहीं 110% हिंदू थे। उनको नागरिकता जम्मू कश्मीर राज्य की न मिल जाए कि अगर उनको नागरिकता देंगे तो डेमोग्राफी बदल जाएगी, कुछ हिंदुओं की भी मेजॉरिटी हो जाएगी। तो जो शेख अब्दुल्ला से लेकर फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती से लेकर के सैयद और उमर और तमाम ये जो पूरी पीढ़ी है दो परिवारों की, इन सब ने मिल करके उन हिंदुओं की गिनती जो मात्र 1948 में 5,500 परिवार जो आए थे, वो मैं सब अपनी आंखों से पिछले 10 साल से देख रहा हूं। और उस सिलसिले में कोर्ट में हमारी 2 लोगों की टीम लड़ाई लड़ रही है। अब उसमें पूरा देश शामिल हो गया है। मैं आपको यह बता रहा हूं कि पिछले 70 साल से उन परिवारों की 5 पीढ़ियां हो गई। वो जम्मू कश्मीर राज्य की सड़कों पर रह रहे हैं, वहीं पैदा हो रहे हैं, वहीं बीमारी से मर जाते हैं। एक टेंट में 15-15 लोग रह रहे हैं और उनको जम्मू कश्मीर राज्य की पिछले 70 साल से नागरिकता नहीं दी गई है। वो जम्मू कश्मीर राज्य के विधानसभा में वोट नहीं डाल सकते, पंचायत में वोट नहीं डाल सकते, नौकरी नहीं कर सकते, राज्य की किसी स्कीम का फायदा नहीं ले सकते, कारोबार नहीं कर सकते। लेकिन इस देश में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र का हम पर्व मनाते हैं। लोकतंत्र पे दुनिया में हर बार हम वोट डालते हैं, तमाम सारी चीजें होती हैं। लेकिन इस देश में क्या वजह है? मैं ये कारण बता रहा हूं कि क्यों दंगाई, क्यों ये इस्लामिक आतंकवादी ये नए नए नैरेटिव ला रहे हैं, नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। उनको ये एहसास हो गया है कि इस देश की मेजॉरिटी, गिनती में तो मेजॉरिटी है, बहुत बातें करती है, भारत माता के नारे लगाती है, वंदे मातरम के नारे लगाती है। लेकिन आप मुझे बताइए, 7.5 लाख हिंदू पिछले 70 साल से सड़कों पर रह रहा है, उनके पास नागरिकता नहीं है। लेकिन क्या इसके लिए हिंदुस्तान के किसी कोने में कोई आवाज उठाई गई? किसी हिंदू ने कहा कि हम वोट दें न दें, लेकिन पहले यह मुद्दा होना चाहिए कि ये 7.5 लाख हिंदू जिस तरीके से कीड़े मकोड़ों की तरह पिछले 70 साल से सड़कों पर रह रहे हैं, ये कौन सा सेकुलर देश है कि इस सेकुलर देश के अंदर एक राज्य कहता है कि ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, यहां हम जो चाहेंगे वो होगा, यहां निजाम मुस्तफा चलेगा, यहां इस्लामिक लॉ चलेगा। लेकिन हमारे देश की सेकुलर सरकारें खामोश रहती हैं दिल्ली में, और कोई पूछता नहीं है कि इस सेकुलर देश के अंदर कैसे कोई एक राज्य जो है अपने आपको मुस्लिम मेजॉरिटी डिक्लेयर कर देता है, और कैसे उसमें 80 कानून आजादी के बाद से लेकर उसमें 80 कानून ऐसे बनाए गए हैं जिसकी जड़ में सिर्फ हिंदू विरोध है कि हिंदू किसी तरीके से मुख्यमंत्री ना बन पाए, हिंदुओं की वहां मेजॉरिटी ना हो पाए। वो तमाम सारे लोग रह रहे हैं, वो वहां तो कहते हैं कि हमें निजाम मुस्तफा चाहिए, लेकिन दिल्ली में वो गुलाम नबी आजाद जो कांग्रेस पार्टी का लीडर है, राज्यसभा में है, ये मैं इसलिए नाम ले रहा हूं कि मैं किसी पार्टी का नाम वैसे भी लेना नहीं चाहता, वो गुलाम नबी आजाद जो कांग्रेस से आजाद नबी का गुलाम है, वो दिल्ली में आके कहता है हमें सेकुलरिज्म चाहिए, हम सब भाई भाई हैं, मिलकर रहना है। लेकिन इस देश में किसी नेता ने, किसी समाज के लोगों ने क्यों नहीं पूछा कि गुलाम नबी आजाद, तुम हिंदुस्तान से फंड लेते हो, हिंदुस्तान की वजह से कश्मीर की इकोनॉमी चलती है, हिंदुस्तान की वजह से कश्मीर भारत के साथ है, तुम कोई इंडस्ट्री, कोई जूता, कोई चप्पल, कोई सुई नहीं बनाते हो, लेकिन हिंदुस्तान की मरकज की या केंद्र की सरकारें आती हैं,
कोई 80,000 करोड़ देता है, कोई 1,00,000 करोड़ देता है। लेकिन गुलाम नबी आजाद, जब तुम संसद से बाहर निकल के जम्मू कश्मीर जाते हो तो तुम 2007 में जम्मू कश्मीर के अंदर शरिया लागू करते हो।